मुल्क में जारी सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम और अमन अमान की सूरत हाल के तनाजुर में आज कौमी सलामती कमेटी का बहुत अहम इजलास हुआ, जो तकरीबन 3.25 घंटे जारी रहा। गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान कौमी सलामती कमेटी का ये तीसरा इजलास था। 9 मई के वाक़यात और कल होने वाली कोर कमांडर मीटिंग के बाद आज का इजलास खुसूसी अहमियत का हामिल था। हुकूमत के जारी करदा एलामिया के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क में तशद्दुद और शरपसंदी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाने और 9 मई के यौम सियाह में मुलविस तमाम अनासिर को इंसाफ के कटहरे में ला खड़ा करने का इरादा किया गया है और आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत ट्रायल के जरिए शरपसंदों, मनसूबा साजों और सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमात के इंदराज के फैसले की तायद की गई है। फोरम ने वाज़ेह किया कि किसी भी एजेंडे के तहत फौजी तनसीबात और मुकामात पर हमला करने वालों के खिलाफ कोई रियायत नहीं बरतेंगे। इजलास में 9 मई को कौमी सतह पर यौम सियाह के तौर पर मनाने का ऐलान किया गया। कौमी सलामती कमेटी ने सोशल मीडिया के कवायद व ज़वाबित के सख्ती से नफाज पर अमल दरामद को यकीनी बनाने की हिदायत की, ताकि बैरूनी सरपरस्ती और दाखिली सहूलतकारी से किए जाने वाले प्रोपेगेंडे का तदारुक किया जा सके और इसका इर्तिकाब करने वाले अनासिर को कानून के कटहरे में खड़ा किया जा सके। इजलास के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से खिताब में कहा कि कौमी सलामती कमेटी अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करती है। 9 मई का वाक़या पाकिस्तान की तारीख के स्याह दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। रिटायर्ड शहजाद चौधरी साहब माहिर अस्करी उमूर हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सर, फरमाइएगा कि कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, उसका एलामिया भी हमारे सामने, आज नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग हुई, इसका एलामिया भी हमारे सामने, खासी मुमासलत है दोनों में। इन दोनों एलामियों को देखते हुए और मजमूई सूरत हाल को सामने रखते हुए आपका तजज़िया क्या है? सबसे पहले एक तो ये कि इसमें कोई शक की बात नहीं कि 9 तारीख को जो हुआ और जिस किस्म के तजर्बे से पूरे मुल्क को और ख़ास तौर पर अफवाज पाकिस्तान को गुजरना पड़ा, वो एक बहुत ही दुख भरा दिन था हम सब के लिए, ख़ास तौर पे हम जैसों के लिए जिन्होंने यूनिफॉर्म में सर्व किया और मेरा ख्याल है अपने तय इस नीयत और इस खुलूस के साथ सर्व किया कि हम अपने मुल्क की खातिर को खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया या वो किस तरीके से पामाल हुआ, वो एक बजाते खुद एक इस वक्त मसला है या इस वक्त हमारे सामने एक इवेंट पैदा हुआ। हैविंग सेड दैट, उसमें चंद उसको जब भी आप इस किस्म के किसी मामले को देखते हैं तो उसमें ये पॉसिबिलिटीज होती हैं कि जाहिर है कि किसी ने उनको डायरेक्ट किया इस तरफ, ये किसके प्लान का हिस्सा था कि कोर कमांडर के घर की तरफ या मियाँ वाली के बेस के ऊपर जाके उनके जो मियाँ वाली का नाम है, एम आलम का नाम है, उसको जदोकोप करके नाम को तोड़ा जाए, गिराया जाए। जहाज जो सामने खड़ा है, सिंबल है जो पाकिस्तान एयरफोर्स का और पाक आर्म्ड फोर्सेस का, उसको जलाया जाए। इस तरह की जहाँ बातें होती हैं वहाँ पर कोई ना कोई एक प्रायर अंडरस्टैंडिंग जरूर होती है। जहाँ धुआं होगा वहां आग लाजमन होगी। अगर हम ये चीजें देखें तो फिर उस दुख और दर्द और उस तकलीफ में जिसमें से हम सबको गुजरना पड़ा और इसके अंदर हमारे बहुत सारे वेटरन्स शामिल हैं, फिर वो ये सवाल करेंगे और मांगेंगे कि इस चीज के पीछे किस का हाथ था। एक चीज वाजे करूं मेरी नजर के अंदर, और ये मेरा जाती तज्जिया है, मेरा ख्याल है कि पीटीआई के अंदर कुछ एलिमेंट्स ने मिस गाइड किया होगा या उनके दिमाग में ये डाला होगा कि शायद हम श्रीलंका जैसी चीज लाके पाकिस्तान के अंदर और हम ये जिसको कहते हैं कि एक मुकम्मल तौर पर उलट पुलट कर देंगे पूरे निज़ाम को। देखिए, अगर किसी ने ये चीज कही या किसी ने ये आइडिया दिया तो मेरा ख्याल है कि उसके ज़मीनी हकायक से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तानी अफवाज एक श्रीलंका की अफवाज नहीं है, नंबर 1, और नंबर 2, हम अपने जो मुस्तकर हैं, जो हमारे बेसिस हैं, जो हमारे कैंप्स हैं, जो हमारे बाकी जगह हैं, उनका दिफा अगर जिस तरीके से हम करना चाहें हम कर सकते हैं। यानी मोनोपोली ओवर वायलेंस अगर किसी के पास है तो वो रियासत के पास है, और रियासत का एलिमेंट है अफवाज पाकिस्तान। तो ये तो पता होना चाहिए था कि आप अफवाज पाकिस्तान, जो कि माशाल्लाह श्रीलंका से की अफवाज से कितनी ज्यादा ताकतवर और बड़ी है, मुमकिन नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हुआ। लेकिन उसके बाद 2 और एलिमेंट्स हैं। क्या ये प्लान था? किसने प्लान किया प्लान के तौर पे? और तीसरा, या प्लान नहीं था और उसको उकसाया गया
और साजिश की गई कि इसको इस्तेमाल किया जाए। इस गम और गुस्से को हमारा इस वक्त जो माशरा है वो इस पोलराइज सियासत की वजह से सियासत ने तकसीम करके रखा हुआ है, और उस तकसीम को इस्तेमाल करना उसके बाद 9 के बाद या 10 के बाद के जो जिस तरीके से इस मामले को इस्तेमाल किया जा रहा है मीडिया पे या अपने बयानात में, या जिस तरीके से बार बार तस्वीर जिना हाउस MM आलम उनके नाम ला ला के किया जा रहा है, लगता यूं है कि कहीं ना कहीं कोई इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है। तो पाक अफवाज का गुस्सा अपनी जगह पे, उसका जवाब हम उनसे भी मांगेंगे और उनको देना भी चाहिए। और जो लोग इसके परपेट्रेटर्स हैं, उनकी तस्वीरें, उनकी शक्लें सब सामने हैं, उनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उससे जब आप ऊपर जाते हैं, यानी उसके बाद अगले मरहले, प्लानर्स कौन थे, किसके दिमाग में ये चीज थी कि ये किया जाए, और उसके बाद फिर उकसाने और साजिशी क्या मौजूद थे या ये प्लान के तहत हुआ, इसका फर्क करना बहुत लाजमी होगा। वरना इस पोलराइज सियासी माशरे के अंदर, मामले के अंदर कहीं अफवाज पाकिस्तान बहुत ओवर रीच करते हुए बहुत ये ना बेहतरीन लगे तजज़िया कि सर किसी एक बयानिए को ज्यादा बहुत बेहतरीन आपने तजज़िया किया, और वाकई इसमें इसको फ़र्क मानना होगा कि ये प्री प्लान था या ये एक जज्बाती अमल था। इसको पहले एनालाइज करना बहुत ज़रूरी होगा। अब इमरान खान साहब ये कहते हैं कि 9 मई के वाक़यात जो हैं ये उनके ख़िलाफ़, उनकी पार्टी के ख़िलाफ़ एक ट्रैप है। उनकी इस वक्त तकरीबन लीडरशिप कैद में है, वो समझते हैं कि उनको भी कैद कर दिया जाएगा और पार्टी पे पाबंदी लगा के उन्हें इलेक्शन से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस तासुर को अगर ये कहीं मौजूद है सियासी जमात के अंदर, तो इसे ख़त्म करना और इससे बाहर निकल के फैसले करना ये कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर एक तासुर या एक फिजा ऐसी थी हमारे मुल्क के अंदर जिसमें कि इमरान खान या उसकी पार्टी को, PTI को, उसके ऊपर जीरो इन किया जा रहा था और ये कोशिश की जा रही थी कि एक मुकदमा दर मुकदमे के बाद किसी तरीके से उसको घेर लिया जाए, उसकी लीडरशिप को घेर लिया जाए, और उसके बाद फिर उनको अगर कैद होती है, नाअहली होती है, यानी सियासत के सीन से हटा दिया जाए, ताकि एक बाकी पार्टीज को जो कि पंजाब की हों या पूरे मुल्क के अंदर जब इलेक्शंस होने हैं तो एक आसान रास्ता मिले। क्योंकि इमरान खान की इस वक्त जो पॉपुलैरिटी है वो सबके सामने है। इमरान खान की गवर्नेंस कैसी थी, इमरान खान अगर दोबारा जीतेंगे इलेक्शन में तो उनकी तब गवर्नेंस क्या होगी, वो एंटायरली डिफरेंट सवाल है। लेकिन जहां पर लोगों की अपनी एक मंशा का ताल्लुक है, वो कुछ नजर आती, उनको भी नजर आती है, जो इलेक्शन करवाना नहीं चाहते या इलेक्शन में जाना नहीं चाहते जब तक इमरान खान का कुछ बंदोबस्त ना हो जाए। तो जब आप इस चीज को देखते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि ये एक बेवकूफी जो इमरान खान और PTI की तरफ से हुई, और बहुत बड़ी गलती की उन्होंने जिस तरीके से 9 मई के वाकयात हुए, क्या उस तरीके को ट्रिगर जो भी हुआ हो, लेकिन क्या जो करने वाले थे उनको मालूम था कि हम किस रास्ते पे चल रहे हैं, इसका अंजाम क्या होगा, या उनके दिमाग में कोई जोम था कि शायद हम श्रीलंका की तरह यहाँ पर मुकम्मल अलग पलट कर देंगे निजाम को? वो तो ना हुआ, लेकिन वो और फंस गए इस चीज के अंदर। अब जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऐसा है कि जैसे फाइनली किसी के हाथ में एक चीज आ गई है और उससे फौज जो करेगी वो अपने तौर पे करेगी, उसके मकासद भी डिफरेंट होंगे। लेकिन क्या सियासी लोग, जो सियासत है, जो अपोजिशन धड़ा है, जो हुकूमत में है इस वक्त, या हुकूमत की ताकत जो रखते हैं, क्या वो भी उसको उसी नजरिए से देखते हैं या सियासी मफाद के तौर पे इस्तेमाल करेंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है, और सियासत को अपने आप से उठ के, अपने छोटे छोटे मकासद से उठ के सोचना पड़ेगा, वरना पाकिस्तान को लॉन्ग टर्म जो नुकसान है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। इमरान खान नुकसान पता नहीं कितना करे या ना करे जब आएगा इलेक्शन में, लेकिन ये जो नुकसान होगा शायद इसको भरने में हमें दहाइयां लग जाएंगी। ठीक, यानी सबसे पहले तो ये होना चाहिए कि ये तय कर लिया जाए कि ये वाकई एक मुनज़्ज़म साजिश है तो किसने की, कैसे की, बिल्कुल, और इस पर यकीनन तौर पर काम हो भी रहा है। और जो इत्तलात हैं वो ये कि इसमें खासी कामयाबी भी मिली है हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों और आर्मी को। सर, एक और बहुत अहम बात जो इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, और एतज़ाज़ अहसन साहब ने भी उसका जिक्र किया, हमारे यहाँ के मशहूर माहिर आईन कानून है, कि ये जो ख़ास तौर पे कोर कमांडर लाहौर के घर पर जो हमला हुआ और इस तरह के वाक़यात हुए, तो इसमें सबसे पहले तो पूछा जाए IG और DIG से कि मुकामी इंतज़ामिया उस वक्त कहाँ थी और ये सब कुछ कैसे हुआ। दूसरा ये कि आर्मी एक्ट के तहत सिविलियंस पर मुकदमात नहीं चलाए जा सकते। तो इन दोनों मामलों पर आपकी राय क्या है?
देखिए, पहली बात तो तज्जिया ओपिनियन होगी, यानी वो कोई तज्जिया सच तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ये सवाल जायज़ है कि पूछा जाना चाहिए, ख़ास तौर पे जब ये कहा जाता है कि यानी हुकूमत को या एजेंसीज़ को इस चीज़ का बड़ी हद तक इल्म था कि इस तरह के मामलात उस दिन हो सकते हैं जिस दिन इमरान खान को पकड़ा जाएगा या कैद किया जाएगा या हिरासत में लिया जाएगा। तो ये एक सोच थी, और अगर ऐसी सोच थी तो जिस तरीके से आज हमने पाकिस्तान आर्मी को हर जगह पे 245 के नीचे बुला लिया बड़े शहरों में या प्रोविंसेस के अंदर, क्या वजह है कि उससे पहले हम ये तैयारी नहीं कर पाए, हम अपनी पुलिस को, हम अपनी लॉ एनफोर्समेंट को इस्तेमाल नहीं कर पाए? ये भी एक साथ सवाल है जिसके ऊपर हमें जवाब मांगने की जरूरत है। दूसरा आपका हिस्सा सवाल का कि ये आर्मी एक्ट, देखिए आर्मी सिविलियंस एक्ट बुनियादी तौर पर तो उन लोगों पे लागू होता है जो कि आर्मी एक्ट के नीचे होते हैं, जो कि अफसरान हैं, जवान हैं और बाकी जो लोग हैं इस तरह से। लेकिन उसमें कुछ ऐसी चीजें एडिशनल हैं जो कि डायरेक्टली, जैसे कि कम्बैटेंट्स जिन्हें कहा जाता है, जो कि एक अनडिक्लेयर्ड वॉर के अंदर पाकिस्तान के इंस्टॉलेशंस यानी दवाई इंस्टॉलेशन या पाकिस्तान की अफवाज पे हमले करें या किसी किस्म की बगावत के जिम्मेदार ठहराए जाएं या वहां पर पाकिस्तान के रैंक एंड फाइल के अंदर तफरीक करने की कोशिश करें, तो वो तमाम के तमाम उस जुमरे में आते हैं जिनको कि उसके नीचे एक्ट। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 2015 और 2017 में हमारी पार्लियामेंट ने कुछ ऐसे आईनी अमेंडमेंट्स पास की थी जिसके तहत इनका जो दायरा कार है उसको काफी हद तक सुकेड़ दिया गया था। और ये याद रखें कि उस वक्त ये जो अदालतें हुई थी, मिलिट्री कोर्ट्स कायम हुए थे, वो दहशतगर्दी की इतनी बड़ी एक फजा थी और बहुत सारे लोग पकड़े हुए थे और उनको सजा देना या उनका ट्रायल करना मकसूद था। जब वो ट्रायल हुए और वो बहुत बड़े दहशतगर्दियों में शामिल थे, उनको सजाए मौत हुई, तो वो जब इस कानून के बाद जो उन्होंने अनेबल किया तो वहाँ पेशावर हाई कोर्ट से मुख्तलिफ हाई कोर्ट में जाके अपील के बाद वो बिल्कुल वहां से बरी कर दिए गए, क्योंकि कुछ कोर्ट्स ने मिलिट्री कोर्ट्स को मानने से इनकार कर दिया। पेशावर कोर्ट की मैं मिसाल दे रहा हूँ खास तौर पर। ये वो दहशतगर्द थे जिनको फांसी की सजा हो चुकी थी, लेकिन वो फांसी की सजा भी माफ होगी। तो कहने का मतलब ये है, और बाद में उन्होंने फिर मुश्किलात पाकिस्तान के लिए और जगहों पे बहुत सारे दहशतगर्दी के वाकयात में खड़ी की और फिर उनको बाद में कुछ पकड़े गए, कुछ भाग गए। तो ये मामलात हैं। मेरे ख्याल में इसके अंदर बहुत गहरी नजर के साथ देखने की जरूरत है। आईनी तरमीम करके क्या ये एनेबल किया जा सकता है, वो पार्लियामेंट को देखना पड़ेगा। पार्लियामेंट क्या आईनी तरमीम कर सकती है इस शक्ल में जिसमें ये मौजूद है? ये वो चीजें हैं जो कि अभी काफी ग्रे एरियाज हैं जिनको कि ब्लैक एंड व्हाइट या रिजॉल्व करने में वक्त लगेगा। कल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उस पे एलामिये में ये कहा गया कि तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान बातचीत का अमल होना चाहिए, इनमें इत्तेफाक राय पैदा होना चाहिए और इसके लिए पाक फौज जो है वो किरदार अदा करने के लिए भी तैयार है। तो इस तमाम माहौल में एक तरफ ये कार्रवाइयाँ हो रही हों, एक तरफ ये कानून लागू हो रहे हों, कैसे मुमकिन होगा कि बातचीत भी हो सके और इत्तेफाक राय भी पैदा हो सके? हाँ, देखिए मैं ये समझता हूँ कि और पाक अफवाज ने ये जो कल कोर कमांडर्स मीटिंग का एलामिया जो आपने कुछ हिस्सा में सुनाया या हमें बताया, जो हमने पढ़ा, उसके बाद काफ़ी हद तक मेरा ख्याल है ये एहसास वाजे करता है पाक अफवाज के अंदर, सीनियर लीडरशिप के अंदर, कि जिस किस्म का सियासी माहौल इस वक्त मुल्क के अंदर है, पाक अफवाज जिस किस्म का भी कोई अमल करेंगे, और ख़ास तौर पे इस कॉन्टेक्स्ट में, इस तनाजुर में कि अभी 9 मई का या 10 मई के जो वाक़यात हुए उसके बाद जो पाकिस्तानी अफवाज या आर्म फोर्सेस ने जो एक्शंस लिए हैं या जो लॉ इन्फोर्समेंट एक्शन ले रही है, कुछ लोग, बहुत सारे लोग सिविल कोर्ट्स में ट्राई होंगे, कुछ उनमें से आर्मी एक्ट के नीचे या उस मिलिट्री कोर्ट्स में भी शायद जाएँ। तो जब ये माहौल बन रहा है तो इस सियासी तफरीक के पस मंज़र के अंदर फिर इसको कहीं सियासी तौर पर किसी एक तरफ की बायस्ड नजर ना आए, कोई बायस नजर ना आए इसके अंदर। अब ये बदकिस्मती है कि इन तमाम मामलात में ज्यादातर जो आपको मुल्जिम मिलेंगे इस सारे कॉन्टेक्स्ट 9 मई के कॉन्टेक्स्ट में, वो उनका ताल्लुक पीटीआई से या पीटीआई के एक्सटेंडेड सपोर्टर से होगा, या कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो बाहर से आए हो। तो इस किस्म की चीज़ के अंदर फिर ज़्यादा तासुर ये चले जाना कि शायद अफवाज पाकिस्तान उस तरीके से अपना न्यूट्रल रोल नहीं अदा कर पा रहे, ये उनके पेश नज़र होगा। और इस वजह से उन्होंने वो जो आप कह पढ़ रहे हैं कि पाक अफवाज का ये कह देना और एक एलामिया के तौर पे कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद कि तमाम सिविल अथॉरिटीज, स्टेक होल्डर्स को चाहिए कि मिल के मुश्किलात में से गुजरें, और इसका मतलब ये होगा कि पीटीआई के एज अ पोलिटिकल पार्टी जितना भी उसको आप अपने अंदर ला सकते हैं उसको आइसोलेट करना पाकिस्तान के हक में नहीं है, उनको मिला के पूरे के पूरे निज़ाम को
रास्ता ढूंढना सर ये होगा कैसे? बुनियादी सवाल तो ये है कि होगा कैसे? स्पीकर जो है वो पार्लियामेंट में नहीं आने देते, जिन लोगों के इस्तीफे जो है वो कैंसिल हो चुके हैं, यानी कि उनके इस्तीफे अब अदालत ने उनको कल अदम कर दिया, उनको नहीं आने देते। बातचीत के लिए कोई राह नहीं है, इमरान खान साहब तैयार नहीं होते, कभी पीडीएम तैयार नहीं होती। इतनी पोलराइजेशन हो गई है, इतना तशद्दुद हो चुका है, ये मुमकिन कैसे होगा? देखिए, मुमकिन तो एक कोशिश तो हो चुकी, उस कोशिश के नतीजे में तो आपको कुछ नजर नहीं आया। अब हम अपने सियासी लीडरान से, जो कि एक फिक्र कौम के लिए क्रिएट करते हैं और उसको बनाते हैं और लेके चलते हैं, अगर हम उनसे ये तवक्को करें या तवक्को ना कर सकें कि वो मुश्किलात में से रास्ता ढूंढ सकते हैं, तो फिर वो लीडरशिप की काहे की और किस काम की? यानी सियासी लीडरशिप का मकसद ये नहीं है कि ताकत या कुर्सी, वज़ीर आज़म की कुर्सी पे मैं बैठूंगा। उसने बहुत सारी मुश्किलात हैं, उसके अंदर मुआशी मुश्किलात हैं, उसमें समाजी मुश्किलात हैं, उसमें कानूनी मुश्किलात हैं। इन तमाम चीज़ें, और ख़ास तौर पर ये जो जिस किस्म की पोलराइजेशन, पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी और पोलिटिकल एक किस्म का जमूद है, उसके अंदर से उसको निकल के और इलेक्शन का रास्ता ढूंढना, कैसे आगे निज़ाम चलेगा, निज़ाम को आगे लेके चलना है। अब अगर ये सियासी लीडर्स नहीं कर सकते तो फिर यानी हम तो ये समझते हैं कि उनसे वही जिम्मेदार हैं ये हमारे लिए रास्ते ढूंढने में और निकालने में। और अगर वही ये कह रहे हैं कि हम नहीं निकाल सकते, या हम सबका ख्याल है कि वो नहीं निकाल सकते, तो क्या फिर हमारे पास सही किस्म के पॉलिटिकल लीडर्स हैं, या फिर वही तरीका पाकिस्तान का डिफॉल्ट रिकोर्स क्या होता है? अगर आप खुद से मामलात को हल नहीं कर पाते, 90 की दहाई इसकी सबसे बड़ी आकाश थी, जिसके अंदर 4 हुकूमतें तब्दील हुई और चारों मरतबा या जुडिशरी या प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो बल्कि हर वक्त हर मौके पे उसमें शामिल थे। तीनों ने मिलकर ट्रॉयका जिसका कहा जाता था, या उससे रास्ता निकाला और फिर एक नए इलेक्शन में गए। तो देखिए, पॉलिटिकल मुश्किलात का हल जब आप इस तरीके से जमूद में आ जाएं, तो हल एक ही हुआ करता है, इलेक्शन कराने को इस वक्त कोई तैयार नहीं है। इसकी कोई वजूहात जितनी भी हो, वो उससे कतई नजर इलेक्शन ही सियासी मुश्किलात का हल हुआ करता है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शहजाद चौधरी साहब।